बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CK2 गायनी एंड ओप्स हम स्टार्ट कर चुके हैं स्टूडेंट। और क्लिनिकल साइंस में गायनी ओप्स का जो आपके पास लेक्चर नंबर 2 है, जो कि हमारे पास आफ्टर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल टॉपिक आपके पास क्या है जी, अब नॉर्मलिटीज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसी की बेस पे जो आप लोगों ने फिजियो पढ़ी थी उसकी ठीक हो गया जी। उसी की बेस पे आप लोग बात करेंगे किसकी, नॉर्मलिटी ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इस टॉपिक को आप 10 टीचर से भी कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप CK2 से भी कर सकते हैं, और इस टॉपिक को आप शमी बुक से भी कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप प्लान CD से भी कर सकते हैं, और इसी टॉपिक को आप मास्टर ऑफ द बोर्ड जो बुक है उधर से भी, मतलब 3-4 बुक्स हैं, जहां से भी आपको दिल करे आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। एट द एंड आपको सेम चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो फाइनली आप लोग हेडिंग दें जरा, अब नॉर्मेलिटीज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखते हैं जी इसमें क्या होता है। तो हेडिंग दे दें अब abnormalities of menstruation cycle, abnormalities of the menstruation cycle। अब इसमें आप लोगों ने पैथोलॉजी की बात करनी है, तो इसकी जो abnormality है वो आपके पास है जी एमेनोरिया। हाँ जी, अगर हम इसकी abnormality की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है जी, एमेनोरिया। हेडिंग देने जरा जी, एमेनोरिया। अब एमेनोरिया का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। इसको कहते हैं डिलेड पुबर्टी भी कहते हैं समटाइम, ठीक हो गया जी। ये भी आपने साइड बाय साइड लफ्ज को याद रखना है। डिलेड डिलेड प्यूबर्टी, ठीक हो गया। डिलेड प्यूबर्टी इट्स मीन कि आपके पास ये आप लोग एमेनोरिया की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसकी सबसे पहला जो पॉइंट लिखूं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाएं ताकि एक सीक्वेंस से आपके पास ये इसके नोट्स हों, और खूबसूरत से लफ्जों में लिखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, एब्सेंस ऑफ एमेनोरिया का मतलब क्या है। एमेनोरिया इज एन क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। हाँ जी, ये आपके पास क्या है जी, एब्सेंस ऑफ, लिख लें प्लीज, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय, हाँ जी, ये आप लोग लिखेंगे बाय 16 years of the age, by 16 years of age। अच्छा, आई नो कि आपकी बुक ने ये 15 ईयर्स लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी बात करने लगा हूँ जो कि आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस बाय द 16 ईयर्स ऑफ द एज विद, आगे बात करते हैं इसके, विद सेकेंडरी, आगे लिखें प्लीज जरा, विद सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, विद सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट प्रेजेंट, ये लिखें जरा प्लीज, प्रेजेंट और द एब्सेंट, और द एब्सेंट। वो प्रेजेंट भी हो सकती हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकती हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। एब्सेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स बाय, हाँ जी, ये भी आप लिख सकते हैं बाय 13 ईयर्स ऑफ द एज, ठीक हो गया जी, बाय 13 13 ईयर्स ऑफ द एज। ये तो कहती है आपकी CK2, ठीक हो गया। अगर CK2 की बात करते हैं तो वो कहते हैं जी कि एब्सेंस ऑफ द मेंसेस बाय द 15 इयर्स एज विद secondary sexual development present or the absent of the secondary sexual characteristics by the 13 years of the age, ठीक हो गया। तो ये तो इन्होंने बात कर दी, ठीक हो गया। ये आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। तो भाई एब्सेंस ऑफ द मेंसेस का मतलब है कि एमेनोरिया की बात चल रही है, ठीक है। अब ये कब तक आपने वेट करना है, अनटिल अनलेस के फीमेल की जो एज है वो आपके पास 16 ईयर्स नहीं हो जाती या 15 ईयर्स नहीं हो जाती, ठीक हो गया जी। तो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट की अभी मैं थोड़ी देर तक बात करता हूँ, ठीक है। वो फीमेल के मेल के सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जानते भी हैं, या तो वो एब्सेंट भी हो सकते हैं एमेनोरिया के साथ, वो जनाबे अली प्रेजेंट भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब आप लोग इसको समझने के लिए हेडिंग दे दें, टाइप्स ऑफ द एमेनोरिया, हेडिंग दे दें। मेन टॉपिक की तरफ बात करने जा रहे हैं। नंबर 2 पे आप लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ एमेनोरिया।
एमेनोरिया की जो टाइप्स की अगर बात करते हैं ना, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमेनोरिया कैन बी प्राइमरी एंड कैन बी सेकेंडरी। लिख लें प्लीज आप लोग जरा इसको, एमेनोरिया कैन बी प्राइमरी कैन बी सेकेंडरी, इसकी तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखें जी आप लोग, एमेनोरिया कैन बी प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया। तो इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक होगा जी, सेकेंडरी एमेनोरिया एंड प्राइमरी एमेनोरिया। अब सबसे पहले डेफिनेशन लिख लें जी, प्राइमरी एमेनोरिया क्या चीज है, इसकी जरा बात करते हैं। प्राइमरी एमेनोरिया क्या चीज है, इसमें आप लोग लिखेंगे कि फेलियर ऑफ डेवलपमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, फेलियर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और डेवलपमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, हाँ जी, या डेवलप ऑफ मीनार्की। हाँ जी, मीनार्की लफ्ज देख लें, मैंने यूज किया मेडिकली, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी पता है। मीनार्की, मीनार्की का क्या मतलब है, हाँ जी बताएं ना प्लीज। मीनार्की आप लोग किसको कहते हैं? मीनार्की इज अ ऑनसेट ऑफ द मेंसेस, हाँ जी, ऑनसेट ऑफ द मेंसेस, आप लोगों ने इसका पढ़ा था 10 to 16 ईयर्स। मीनार्की की अगर आप ऑनसेट की बात करते हैं ना, तो आप लोगों ने बात करी थी जनाब अली 10 to 16 ईयर्स में, ऐसे ही है ना। और मीनार्की आपके पास क्या है कि ये फर्स्ट टाइम मेंसेस का आना, ये आप लोगों ने बात की थी, ठीक होगा जी। तो इसमें आप लोग लिखेंगे बाय एज ऑफ 16 ईयर्स। भाई आप 16 ईयर को देखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो एज आपके पास फिजियोलॉजिकली है 16 ईयर्स तक आप लोग फिर वेट एंड वॉच करते हैं। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लें, रिकॉल कर लें पॉइंट को, कि रिकॉल पॉइंट जो कि ऑलरेडी आप लोग देखिए, रिकॉल जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी आप लोगों ने उसको सुना हुआ है किसी ना किसी जगह पे। अब मीनारकी की थोड़ी सी डेफिनेशन की मैं बात करने लगा हूँ। मीनार की आप लोगों ने बात की थी इसकी, और सबसे पहले तो आप लोग ये लिख लें कि एज ऑनसेट, हाँ जी, एज ऑफ ऑनसेट, एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो ये आपके पास क्या है, एज ऑफ ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन को आप लोग क्या कहते हैं? मीनार की। और वो अगर मैं एज की बात करता हूँ, तो एज आप लोगों ने बात करी, ऊपर भी मैंने लिख दिया कि ये आपके पास 10 to कहाँ तक होगी, 16 ईयर्स तक, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन आपके पास जो एवरेज की बात करें ना, एवरेज भी तो आपके पास है, तो एवरेज इसमें आपको पता होना चाहिए, जो कि 13 ईयर्स बनती है। कौन सी एज बनती है? 13 ईयर्स आपके पास एवरेज एज बनती है, ठीक है। तो ये भी आप लोग पॉइंट इसके लिए याद रखेंगे। कहने का मतलब ये है कि भाई अभी तक बात ये की प्राइमरी एमेनोरिया, आपने कहा कि फेलियर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनार्की बाय एज ऑफ 16 ईयर्स, इसको आपने क्या कह दिया, प्राइमरी एमेनोरिया की बात कर दी। और मिनार्की बेसिकली क्या है वो आपके साथ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, याद रहे। यहाँ पे जो मैं बातें बोलूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होगी, और काइंडली आप लोगों ने सुनना भी है। अगर आपको अच्छा लगे तो एक साइड पे लिख भी लीजिएगा, फोकस करिएगा प्लीज थोड़ा सा। अगर किसी फीमेल में ना, ये प्रैक्टिकली बात है, ठीक है, अगर किसी फीमेल में बाय एज ऑफ 16 ईयर्स मिनार्की या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल ना हो, उसको आप प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। ये तो बात आपको पता चल गई। ये भी साथ में याद रखिए कि किसी भी फीमेल में प्राइमरी एमेनोरिया की मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक साइड पे नोट भी लिख लीजिएगा जब मैं लिखूंगा कि किसी भी जनाबे अली फीमेल में प्राइमरी एमेनोरिया की मैनेजमेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ना, हाँ जी, एमेनोरिया की मैनेजमेंट जब आप स्टार्ट करते हैं,
तो जब फेलियर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की हो बाय एज ऑफ 16 ईयर, तो इसमें मुझे एक बात बताएं, वो आप तब कर सकते हैं क्योंकि जब 16 ईयर्स से अबव की बात जा रही हो तो फिर आप इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट आप इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर किसी फीमेल की जनाबे अली, हाँ जी, एज 16 ईयर्स नहीं हुई, और क्या आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं? हाँ, नो डाउट कि आप जरूर उसको रूल आउट तो जरूर करते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करते हैं, आप उसकी एग्जामिन जरूर करते हैं, मे बी के अदर देन आपके पास एज के रिलेटेड और भी कोई मतलब कि पैथोलॉजी हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये नहीं आप करते कि आप उसको इन्वेस्टिगेट ही करना छोड़ देते हैं। हाँ, ये है कि आप वेट एंड वॉच करते हैं कि आपको ये होता है कि यार इट्स ओके, परेशानी नहीं है, लेकिन 16 ईयर्स तक हमें जो है ना देखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर ये है केस, मैं आपको कुछ यूं बताना चाहता हूँ क्योंकि ये केस आता है, और एक इम्पोर्टेंट केस इस तरह आता है कि लाइक आपके पास है जी 14 years female 14 years female has presented आपके पास जनाबिल वो प्रेजेंट कर गई विद कंप्लेन ऑफ, हाँ जी, विद कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमनोरिया, हाँ जी, विद कंप्लेन ऑफ प्राइमरी एमनोरिया। अब प्राइमरी एमनोरिया की आपके पास ये थोड़ी सी बातें अगर होंगी नॉलेज में, तो देन ही आप लोग ये चीजें अप्लाई करेंगे ना। आपको पता है कि जनाबेली प्राइमरी एमनोरिया कब कहते हैं कि जब आपके पास एज मोर देन 60 हो जाए और मेंसेस एब्सेंट, मेंसेस नहीं आ रहे, तो फिर ही आप कह रहे हैं ना, या मेनार्की आपके पास मोर देन 16 ईयर्स हो गए हैं तो फिर नहीं आ रही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाँ जी, आप लोग यहाँ पे जो मोस्ट लाइकली इसकी वे ऑफ मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे आप? हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट लाइकली वे ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या करेंगे? मैनेज मैनेजमेंट आपके पास क्या होगी? कंसल्टेशन तो जरूर करेंगे, वेरी गुड डॉक्टर अदनान, आपके पास वेट अनटिल, सॉरी, आंसर विल बी ऑन वेट अनटिल, लिख लें प्लीज। आप बात करेंगे जी इसमें वेट अनटिल अनटिल एज ऑफ 16 ईयर्स, एज ऑफ एज ऑफ 16 ईयर्स। तो ये आपने पॉइंट, इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि ड्यूरिंग ये प्रैक्टिस में है ना, ये प्रैक्टिस में आपको पता होना चाहिए। अगर तो डॉक्टर साहब इसकी एज आपके साथ जो है ना मतलब कि मोर देन 60 ईयर्स हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे लेटर ऑन, आफ्टर दैट, इसके बाद आफ्टर दैट, हाँ जी, आफ्टर दैट स्टार्ट ट्रीटमेंट। आप क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट को। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एक साइड पे आपने नोट की फॉर्म में लिखना है, और आपको इंशाल्लाह ये याद भी रहेगा। पर प्राइमरी एमनोरिया की बात हो गई, और इसमें अब आते हैं जी, थोड़ी सी बात करते हैं इसमें प्राइमरी एमनोरिया के बाद। अच्छा, इस तरह करें कि सेकेंडरी एमनोरिया की डेफिनेशन लिख लें, सेकेंडरी एमनोरिया की डेफिनेशन लिख लें, ताकि वो इसके साथ मिलती जुलती है। बाद में आगे प्राइमरी को जो है ना स्टार्ट करेंगे मतलब कि डिटेल के साथ, ठीक है। तो आप लोग फिर लिखें ना, इसकी डेफिनेशन लिखें प्लीज जरा। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, लिखें जी सेकेंडरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया। अगर बात करते हैं जी सेकेंडरी एमनोरिया की, तो इसमें आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई इसकी डिफाइन क्या है, ठीक है। इसकी सबसे पहले तो आपको डिफाइन पता हो, एब्सेंस ऑफ menstruation, absence of menstruation for period of for period of more than for period of more than more than 16 years, more than 16 years in reproductive age, in reproductive
इन रिप्रोडक्टिव एज, इन रिप्रोडक्टिव एज मतलब क्या कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 60 इयर्स इन रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आप ये बात कर लेंगे साइड बाय साइड आफ्टर वंस इट हैज बीन एस्टेब्लिश, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। हाँ जी, तो ये भी चलें साइड बाय साइड लिख लें। आफ्टर वंस it has been established, it has been established। तो ये भी आपको पॉइंट जो है ना इसका पता होना चाहिए। देखिए जी क्या बात इसमें करी है, इसमें ये कहा है कि एक दफा मिनारकी एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ऐसा टाइम पीरियड आए जहां पे जनाब अली मोर देन 6 मंथ, मैंने क्या लिखा है, सॉरी मैंने लिखा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स, फॉर द मोर देन 6 मंथ्स। ये पॉइंट जरा प्लीज लिखिएगा, ठीक है। फॉर द मोर देन 6 मंथ्स सेकेंडरी एस्टेब्लिश ऑफ द मिनारकी, जी बिल्कुल ऐसी है। इसमें ये आपको पॉइंट देखना है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आफ्टर वंस इट हैज बीन एस्टेब्लिश। मतलब फिर सुन लें, एक दफा मिनारकी एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज में ऐसा टाइम पीरियड आए जहां पे जनाबली मोर देन 6 मंथ्स का जो टाइम है वो अगर गुजर जाए, 6 महीने से जनाब अली क्या नहीं आ रही मिनारकी, नहीं आ रही, 6 महीने से आपको जनाब अली मेंसेस नहीं आ रहे और एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन आपके पास हो, उसको आप सेकेंडरी मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि आफ्टर मिनारकी अगर 6 मंथ्स आपके पास गुजर जाए, मोर देन 6 मंथ अगर आपके पास गुजर जाए तो उसको आप सेकेंडरी एमेनोरिया की तरफ जो है ना फिर लेबल कर देते हैं, ठीक है, उसको कंसिडर करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी आपको 7 पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हुआ। बहरहाल आगे देखते हैं इसको। हाँ जी क्लियर है, ये डेफिनेशन क्लियर। तो ये है जी इसकी डेफिनेशन। आगे हम डिटेल में अब जाने लगे हैं। हाँ जी क्या बात करी आपने, वही है ना कि जब वुमेन जनाब अली एक्सपीरियंस करे फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, एट द एज ऑफ 16, अगर तो 16 इयर्स तक नहीं आती, ठीक है, फिर मेंसेस नहीं आ रहे तो वो प्राइमरी है। अगर मेंसेस आ जाते हैं इट्स ओके, फिर बाद में अगर 6 मंथ्स तक नहीं ना आते तो फिर उसको आप क्या कंसीडर करते हैं, वो आपके पास सेकेंडरी एमेनोरिया, या एक दफा बस मिनारकी का एस्टेब्लिश हो जाए, मिनारकी एस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद 6 मंथ तक ना आना वो सेकेंडरी है। अब आप लोग इस तरह करें, हेडिंग दे दें इटियोलॉजीज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। नंबर 3 आप लोग पॉइंट जो है ना लिखने जा रहे हैं। हाँ जी इसमें आपने प्राइमरी एमेनोरिया की क्या लिखा है जी, नंबर 1 पॉइंट, एक तो आपने उसकी डेफिनेशन लिखें, बल्कि इसको नंबर 1 करें, उसके बाद आप इसको नंबर 2 करें, ठीक है। अभी आप प्राइमरी एमेनोरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर आगे जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग दे दें इटियोलॉजीज ऑफ इटियोलॉजी इटियोलॉजीज ऑफ प्राइमरी 1 के ऊपर डॉट में प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक हो गया जी। तो अगर हम इसके काजेस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, हम अभी जो डिस्कस करेंगे काजी वो सारे के सारे आपके पास मतलब के प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर उनका क्या होगा, रोल होगा। लेकिन जी प्राइम नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी एमेनोरिया के साथ जो पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करेंगे ना, जितने भी वो पेशेंट जो इनको आप जो जिनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी प्राइमरी एमेनोरिया की, पहले तो देखना है कि जनाब अली जो फीमेल आपके साथ प्राइमरी एमेनोरिया में आई है, क्या उस फीमेल के की जो आपने उस फीमेल में जो सबसे पहले देखनी है चीज, वो आपने देखनी है सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्सुअल करेक्टर्स आपने जो है ना देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता क्या वो एब्सेंट है या नहीं, इस बेस पे आपका बड़ा वो बनता है, ठीक है।
आपने मतलब कि डायग्नोज बनाना होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस तरह कर लें कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीमेल लिखें प्लीज। फीमेल सेकेंडरी एक नोट कर लें एक साइड पे पहले, ताकि आपको ये पता हो। फीमेल फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपने जो है ना इसका पॉइंट मतलब कि लिखना है। अच्छा, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आप बात करेंगे ना, इसमें सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए नंबर 1 पे। हाँ जी, नंबर 1 पे जो आपने पॉइंट देखना वो ये है कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, ब्रेस्ट, हाँ जी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, उसके साथ साथ आप देखेंगे जी निप्पल की ग्रोथ, निप्पल ग्रोथ। उसके बाद आप देखेंगे जनाब अली इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस एंड विजाइना, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड विजाइना। फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्यूबिक एयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर्स, हाँ जी, डेवलपमेंट। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जनाब अली इसमें के वाइडनिंग ऑफ द हिप बोन, वाइडनिंग वाइडनिंग ऑफ हिप, या फिर इसको वाइडनिंग भी कहते हैं, इसको ब्रॉडन भी कहते हैं, ठीक है। लफ्ज कभी कभार आपको ऐसे भी मिलेगा ब्रॉडन, ठीक है। वाइडनिंग ऑफ द हिप। अच्छा, ये क्यों पता है आपको इस बात का? जी बिल्कुल, प्यूबिक एक्सिलरी एयर्स, हाँ जी, प्यूबिक एंड एक्सिलरी एक्सिलरी एयर्स, ठीक है, डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये आपको पूछ सकते हैं कि यार ये हिप बोन का मतलब कि इस तरह होना, ये इसलिए कि फॉर चाइल्ड बेरिंग, ठीक है, फॉर चाइल्ड बेरिंग, हाँ जी बिल्कुल, फॉर चाइल्ड बेरिंग। तो ये आपको पॉइंट जो है ना इसका पता होना चाहिए। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। हाई पिच्ड वॉइस या वॉइस बिकम श्रिल, वॉइस बिकम श्रिल, ये आप लोग पॉइंट करेंगे, वॉइस बिकम श्रिल। या फिर हाई पिच्ड भी लिखा होता है, ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस भी लिख सकते हैं। उसके बाद ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एक्स, ओवरी स्टार्ट टू रिलीज, ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एक्स, ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। फिर आप लोग बात करेंगे जी इसमें ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एक्स एंड हाई या वेट इन, हाइट या वेट इंक्रीज, हाइट एंड वेट इंक्रीज, एंड वेट इंक्रीज, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप लोगों को मतलब कि इस इन केसेस के साथ साथ पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब बात करने लगे हम जी इसके साथ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल आपके साथ प्राइमरी एमेनोरिया के साथ प्रेजेंट करती है क्लिनिक में, पहले तो आपने ये देखना है कि फीमेल जो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ आपके पास आई है, क्या उस फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, ठीक है। या फिर कभी कभी कभार ऐसा भी होता है, याद रखिएगा, कभी ऐसा तो आपको आपने ये भी देखना है, या तो वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या कोई ऐसा तो नहीं है कि दोनों मिक्स डेवलपमेंट है, मतलब कि मिक्स डेवलपमेंट के भी आपको केसेस मिलते हैं, ठीक है। तो मिक्स डेवलपमेंट को आप ये कहते हैं कि हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट, हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट आपके पास बुक्स में लफ्ज पढ़ेंगे, इसका मतलब है मिक्स डेवलपमेंट, ठीक है। ना तो प्रॉपर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो ना वो एब्सेंट है, ठीक है, ना तो प्रॉपरली वो एब्सेंट है ना प्रेजेंट है। इनको आप क्या कहते हैं? हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं, मिक्स मिक्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता है। बाज दफा ऐसे भी होता है कि यार बाय द एज ऑफ 16 में ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो एस्टेब्लिश या स्टार्ट आपके पास नहीं होता है, ठीक है।
आप मैनेजमेंट क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बात करते ऐसे भी होता है। हाँ जी बिल्कुल, एंडो इसकी बात करते हैं। अब बिल्कुल आप सही आपने जो एरिया टारगेट किया ना, बिल्कुल आप एंडोक्राइन इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। बात का ऐसा भी होता है कि बाय द एज ऑफ 16 में ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल एस्टेब्लिश या स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप जनाब अली उसकी मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं, और मैनेजमेंट कुछ इस फॉर्म में स्टार्ट करते हैं कि आप जनाब अली मीन के उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। आप उसके एग्जामिनेशन करते हैं, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ फीमेल्स में याद रखिएगा कोई काज अगर नहीं ना मिलता आपको, तो उसको आप लेबल जो उसको जो लेबल किया जाता है ना, उसको आप लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेड। उसको आप क्या कहते हैं, देखें एक ये लफ्ज है, ये सुन लीजिएगा अगर आप प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेड। अब इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसकी बात करूंगा, ये एक दफा फिर सुन लें जो मैंने ये बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात की है कि मैंने कहा कि बाज दफा ऐसे भी होता है कि बाय द एज ऑफ 16 में ना मैच्योरिटी साइकिल अगर स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट कुछ इस फॉर्म में लेते हैं, मतलब कि जब फीमेल आपके साथ प्रेजेंट करती है, आप उसकी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये तीनों काम करने के बाद अगर आपको कोई फीमेल में काज इटियोलॉजी नहीं ना मिलती, तो फिर जो अब आप लेबल करते हैं इसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेड। कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेड का मतलब क्या है, अब इसके आगे बात करते हैं। मतलब क्या, इफ नो काज इज फाउंड एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, देन याद रखिएगा कुछ फीमेल्स में देखें में नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल डिलेड भी हो सकता है, ठीक है। तो अप टू एज ऑफ द 21 ईयर्स, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया जी। तो आप लोग लिख लें इसको, जो मैं पॉइंट आपको लिखवाना चाहता हूँ ये भी नोट में लिखें, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, प्रैक्टिकली। if no cause if no cause is found by on history by history by taking history, Janabi Ali, and examination, and on examination and investigation investigation at age of at age of 16 years at age of 16 years, then in some female then in some females normal or physiological delayed of menarche delayed of menarche up to age of 21 years, up to age of 21 years। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख लें जी इसमें कि इफ नो काज इज फाउंड बाय टेकिंग हिस्ट्री ऑन एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन एट एज ऑफ 16 years, then in some females normal or physiological delayed, then in some females consider normal or physiological delayed of menarche up to age of 21 years। so known as इसको आप क्या कहते हैं, हाँ जी इसको आप कहते हैं जनाब अली कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेट। इसको आप क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेड इसको आप कहते हैं, ठीक होगा जी। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेट्स देखिए इवन मेंसिस एस्टेब्लिश, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेट कहते हैं। अब ये जो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ ना, आपको ये पता होना चाहिए। इवन मेंसिस एस्टेब्लिश एट द एज ऑफ 21। देखिए गाइडलाइन क्या कहती है? गाइडलाइन तो कहती है कि जनाब अली 16 ईयर्स पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट आपको मतलब कि कर देनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि कोई और भी आपको कॉज मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये 16 ईयर्स पे आपको जो है ना इसमें जरूर इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन करनी चाहिए एट द एज ऑफ 16। फिजियोलॉजिकल डिलेड कुछ फीमेल्स में आपके पास होता है, ठीक है, एट द एज ऑफ 21 ईयर्स की आपको मैंने बात बता दी। सो प्राइमरी एमेनोरिया के साथ हम देखेंगे जनाब अली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, या फिर जनाब अली हेटेरोसेक्सुअल डेवलपमेंट तो नहीं है इसमें, ठीक है। ये तीन चीजें आपने देखनी है, या तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है या प्रेजेंट है, या फिर क्या चीज है, माइक ऑफ करिएगा प्लीज, या फिर आपके पास क्या है, हेटेरोसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो जिसको आपने मिक्स डेवलपमेंट की बात की है। सो मिक्स डेवलपमेंट वाले तो लोग आप लोग देखते भी हैं, और आप लोगों को पता है ये अक्सर आप जब आपका अगर डॉक्टर सामा को पता होगा, लाहौर में अक्सर चौकों में जनाब अली ये लोग ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप जनाब बड़े बड़े शहरों में चले जाएं तो आपको ये लोग इस तरह मिलते हैं, आपको एग्जांपल्स मिल जाती हैं। मीन क्या, अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट है, सुन ले, ये जो बातें मैं करने लगा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हम हेडिंग भी देंगे इसी बेस पे, इन बातों की बेस पे। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास एब्सेंट है ना, तो देन हाइट चेक करेंगे आप लोग, ऐसी है ना, आप लोग हाइट चेक करेंगे क्या शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है, ठीक है। अगर तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास जनाब अली एब्सेंट है, देन आप क्या देखेंगे, आप पेशेंट की जनाब अली हाइट को चेक करेंगे, आप देखेंगे क्या शॉर्ट स्टेचर तो नहीं है, हाइट क्या, या फिर नॉर्मल स्टेचर है। स्टेचर का मतलब क्या है, हाँ जी हाइट ही है ना। तो तीन पॉइंट आपने याद रखने हैं, बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। एक केस लिख लें, नोट की फॉर्म में ना एक केस लिखें छोटा सा, ये तीन चार पॉइंट आपको बड़े हेल्प करेंगे। प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया, ठीक है। उसके बाद प्लस आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसमें जनाब अली आपके पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी, एब्सेंट, एब्सेंट, और प्लस इसमें आपने याद रखना है कि और साथ अगर शॉर्ट स्टेचर आपको मिल जाए, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट आपको क्या मिल जाए, हाइट मिल जाए, तो मोर, तो प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एब्सेंट, ये बातें आप कर चुके हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की शॉर्ट हाइट की आप बात कर चुके हैं। जब ये बातें आपके साथ आ जाएं, जब भी ये तीन पॉइंट्स आ जाएं, तो आपने क्या करना है, हाँ जी, आपने डायग्नोस बनाना है। हाँ जी, जो उस टाइम आपके पास हाँ जी, मोस्ट लाइकली काज, ये आपके पास क्या होगा, मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी, जिस तरह आप लाइकली मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी, मैं आपको जस्ट बेस कर रहा हूँ इसको, एग्जाम में तो इस तरह आपके पास ये तीन पॉइंट्स आ सकते हैं। मोस्ट लाइकली इटियोलॉजी आपके पास जो होगी ना, वो आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल डिसफंक्शन, हाइपोथैलेमिक, लिख लें प्लीज, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल हाइपोफिशियल डिसफंक्शन, तो इसकी आप लोग बात करेंगे। अब देखें, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल डिसफंक्शन, अब हाइपोथैलेमिक का मतलब क्या है, आप लोगों ने एंडोक्राइन में ये बात करी है, हाइपोथैलेमस, सॉरी, आप लोगों ने बात इसकी करी है, किसकी, हाइपोथैलेमस की आपने बात की, ठीक होगा जी, हाइपोथैलेमस। और अगर मैं बात करता हूँ जनाब हाइपोफिशियल की, तो भाई ये आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, आप पिट्यूटरी को कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये भी आपको पता है। अब आते हैं जी, आगे बात करते हैं, आप जरा देखें। अब ना
काजीज की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले तो आपने जरा लिखना है, नंबर 1 पे लिख लें। नंबर 1 पे आप लोग लिखें इसमें हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफिशियल, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिशियल डिसफंक्शन, डिसफंक्शन। तो इसको अब कैसे मैं आप लोगों को समझाने लगा और आप लोगों ने मुझे कहना है, बताना है, ठीक है, कि ये क्या क्या सिनेरियो चल रहा है। देखिए मेन के आपको पता है हाइपोथैलेमस इज अ हेड, और आपके पास मास्टर ग्लैंड, वो आपके पास जनाब अली क्या है, ये तो हेड क्वार्टर है ना, इसने तो कंट्रोलर है। पिट्यूटरी आपके पास मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। और अगर हेड मास्टर ग्लैंड ये खराब हो जाती है तो जनाब अली आपके पास आता है पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाँ जी, ये क्या लेके आते हैं, अब यहाँ से ना जो आप लोगों ने चीजें सीखनी है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चीजें जो आप लोगों ने सीखनी है ये आपके पास लीड टू, हाँ जी, लीड टू पैन, हाँ जी, पैन हाइपो, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, पिट्यूटरी, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, अब अगर पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की बात करते हैं ना, तो आपको पता नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आप बताएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे बताना है। अगर पिट्यूटरी से जनाब अली, अगर देखें हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन नहीं आता, इन केस के वो नहीं आता, तो आपके पास पिट्यूटरी से आपके पास जनाब अली एफएसएच नहीं आएगा और एलएच नहीं आएगा। जब एफएसएच और एलएच नहीं आएगा तो क्या मेंसेस आएंगे, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, आपके ओवेरियन फोलिकल मैच्योर होगा, नहीं होगा। जब ये ओवेरियन फोलिकल आपके पास मैच्योर नहीं होगा तो क्या जनाब अली आपके पास आफ्टर 5 डेज क्या आपके पास एस्ट्रोजन होगी। जब एस्ट्रोजन आपके पास नहीं होगा, मैच्योर फोलिकल आपके पास रैप्चर होगा, नहीं होगा, तो आपके पास जनाब अली क्या प्रोजेस्टेरोन आएगा, नहीं आएगा। जब प्रोजेस्टेरोन वगैरह, जब एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, तो क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, हाँ जी, क्या फीमेल में जो सेकेंडरी नहीं आएंगी। तो ये आपके पास जनाब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास डेवलप नहीं होंगी, तो इसको आप कहते हैं पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। इसको आप लोग क्या कहते हैं, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। ये आप लोगों को जो है ना इसका पॉइंट पता होना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को पता है, ठीक होगा जी। और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म इसमें जनाब, इसमें ना ही ग्रोथ हार्मोन आपके पास आएंगे, ना ही हाइट इंक्रीज होगी, ठीक है। पैन मतलब के होल आपके पास हाइपोपिट्यूटरिज्म जनाब अली काम नहीं कर रही, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन भी नहीं आएगा आपके पास, ना जनाब अली इसमें हाइट, फिर हाइट भी इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो अब आप लोग हेडिंग दे दें, अब आप लोग हेडिंग दे दें इटियोलॉजीज ऑफ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब आप लोग हेडिंग दें इटियोलॉजी ऑफ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। तो अभी लिखें ये कैसे कैसे आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो इसकी लिखें इटियोलॉजी, इटियोलॉजीज ऑफ, इटियोलॉजीज ऑफ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब इसकी मैं इटियोलॉजीज की बात करने लगा। देखिए जब इटियोलॉजी की बात करेंगे ना तो आपके पास क्या होगा, आप लोगों को जनाब अली इसमें पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे लिखें, हाँ जी, यहाँ पे लिखें ना कि ट्रोमा, ट्रोमा की वजह से, ट्रोमा कैन डैमेज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ जी, ट्रोमा कैन डैमेज, ये डैमेज कर सकता है, कैन डैमेज टू पिट्यूटरी, हाँ जी, कैन डैमेज टू पिट्यूटरी ग्लैंड। और आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जनाब अली रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से जनाब अली पिट्यूटरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड इस पे आपके पास फर्क पड़ सकता है। आपके पास हाइड्रोसिफिलस की वजह से, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाइड्रोसिफिलस की वजह से जनाब अली फर्क पड़ सकता है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेला टर्सिका सिंड्रोम, ये आपको पता है, आप लोगों ने बात की हुई है एम्प्टी, हाँ जी, एम्प्टी सेला टर्सिका, ये आप लोगों को यार इसकी डिटेल तो मेरे से ज्यादा ना आपके पास है। एम्प्टी सेला, सेला टर्सिका इज अ एरिया, इज अ कैविटी, इज अ डेप्थ, ऐसे ही है ना, किसमें स्फिनाइड बोन में, किसमें स्फिनाइड बोन में। तो यहाँ पे आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो एम्प्टी सेला टर्सिका, हाँ जी, सिंड्रोम, ये आप लोग बात करेंगे इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद देखें ये जो एम्प्टी सेलर ट्रेसिका सिंड्रोम है ना, सिंस बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ होता है, कंजेनिटली एब्सेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको आप क्या देखें, सिंस बर्थ लिख लें इसके बारे में ना, ये आपको साइड पे एक छोटा सा पॉइंट लिख लें जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिंस बर्थ, सिंस बर्थ पैदाइशी तौर पे, ठीक है, सिंस बर्थ
एब्सेंट ऑफ, हाँ जी, एब्सेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एब्सेंट ऑफ पिट्यूटरी, हाँ जी, ग्लैंड। तो ये आपके पास क्या होगा जी, सिंस बर्थ एब्सेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड, हाँ जी, इसको आप लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड, हाँ, आपके पास है जी एम्प्टी सेला टर्सिका, इसको आप क्या कहते हैं, एम्प्टी सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। तो ये आपको जो है ना पॉइंट इसका पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बात करते हैं, इसमें क्रेनियोफ्रिंजियोमा, हाँ जी, आल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ द पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो लिखें प्लीज, क्रेनियोफ्रिंजियोमा, क्रेनियोफ्रिंजियोमा। तो ये आप लोगों को पॉइंट इसका जो है ना पता होना चाहिए। तो अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। ये एक तो ये काज है, ठीक है, आप लोगों ने ये बात की इसकी, ठीक है। देखें आप लोगों ने यहाँ से ये मैंने आपको कहा ना कि प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्सुअल इक्लेक्टिक शॉर्ट, ये आपके पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल, इसको ये आपके पास या एक तरह से इसका सेकंड नेम आप समझ लें। आप इसको जनाब अली पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म भी कहते हैं। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म की आगे काजेज क्या हैं आपके पास जनाब अली, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल एक्सिस, मतलब कि जो डिसफंक्शन है ये कैसे हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को बात यहाँ से इधर से बता दी, ठीक है। अब ये आपको पॉइंट समझ आया। नंबर 2 पे लिखें प्लीज आप लोग, नंबर 2 पे आप लोग बात करेंगे इसके अंदर के ओवेरियन डिसफंक्शन। हाँ जी, ये भी तो हो सकता है ना, ओवेरियन डिसफंक्शन। तो आप लोग लिख लें जी ओवेरियन डिसफंक्शन। अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ ओवेरियन डिसफंक्शन की, तो ये क्या सिनेरियो है, कंजेनिटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट आप लोगों ने पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो जनरल पैथोलॉजी से, तो आप लोगों ने पढ़े थे, टॉपिक का नाम था, हाँ जी, रिकॉल कर लें, रिकॉल कर लें जनाबे, टॉपिक का नाम आपने पढ़ा है कंजेनिटल, हाँ जी, कंजेनिटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट, क्रोमोसोमल, हाँ जी, क्रोमोसोमल डिफेक्ट आप लोगों ने बात करी थी, ठीक है। कंजेनिटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट की आपने बात की। अब कंजेनिटल क्रोमोसोमल डिफेक्ट में आप लोगों को अगर मैं बात बताऊं, तो मुझे आप में से बताएगा कोई बंदा कि आपने पढ़ा था कि देखें, जब आपने एन ईओप्लाइडी की बात की और एन ईओप्लाइडी में आपने ट्राइसोमी की बात की, आपने मोनोसोमी की बात की, जब आपने मोनोसोमी की बात की आपने कहा ये ऑटोसोमल होता है, ये आपके पास जनाब अली, हाँ जी, जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने ये बात की, जब ट्राइसोमी होगी तो एक आपके पास कॉपी ऐड होती है, जब आपके पास मोनोसोमी होगी तो एक कॉपी डिलीट होती है। जब इसकी आपने एग्जांपल्स ली, तो मैंने आपको बताया कि 41, हाँ जी, 41x0 की बात आ जाए तो इसको आपने क्या क्या लेबल किया था वहां पे, हाँ जी, इस टर्मिनोलॉजी को आपने क्या लेबल किया था, आपने कहा था ये एक टनल सिंड्रोम है, टनल टनल, हाँ जी, इसको आपने कहा टनल सिंड्रोम है। तो भाई ये आप लोगों को पॉइंट समझ आया, हाँ जी, टनल सिंड्रोम की आपको पॉइंट समझ आया कि नहीं आया, ये तो आप लोगों ने वहां से की थी, ठीक हो गया जी। मतलब क्या कि टनल सिंड्रोम ये एक वो कंडीशन है जिसमें सिंस बर्थ, पैदाइशी तौर पे एक फीमेल में जनाबेली एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। नॉर्मली तो आपके पास 46 होने चाहिए ना, तो ये 45x है, वन इसके पास क्या हो जाती है, रिमूव हो जाता है। तो नॉर्मली 46x आपके पास से जो है ना वो होता है। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता नहीं। बहरहाल आपके पास जनाबे अली यहाँ से फ्रॉम द बेसिक साइंस 2021 एडिशन, फर्स्ट स्टेप 1, टॉपिक का नाम है जी सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की आप लोग बात करेंगे। तो उसके अंदर ये अभी आप लोगों ने जो टॉपिक जो है ना डिस्कस करना है टर्नर सिंड्रोम, पहले वहां से करेंगे, फिर वो यहाँ पे आप लोग इसको लेबल करेंगे, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने जो स्टार्ट किया साइड बाय साइड आप अपने उधर टॉपिक में लिखेंगे। अगर तो इसके साथ को लिखना चाहता है इट्स ओके, अगर कुछ सेपरेट लिखना चाहता है सेपरेट भी लिखेगा। तो फर्स्ट स्टेप 1 से टॉपिक का नाम है आपके पास जनाबेली सीरीज ऑफ लेक्चर है जिसका नाम है सेक्सुअल, हाँ जी, क्रोमोसोमल, सेक्सुअल क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपके पास जो सेक्सुअल आपने कहा था 23rd वाला जो पेयर है ना, पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, तो उसको आप लोगों ने क्या कहा कि ये आपके पास सेक्सुअल है। अब इसके जो डिसऑर्डर्स हैं वो आप लोगों ने बात करनी है, जिसमें वन ऑफ द डिसऑर्डर इज टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको ये पॉइंट यहाँ पे अभी थोड़ा सा लेबल किया है, जो कि आप लोग इसको करने से पहले, ओवेरियन डिसफंक्शन को करने से पहले आप लोग पहले करेंगे सेक्सुअल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में से किसको, टनल सिंड्रोम को। नेक्स्ट आपके पास जो हेडिंग वो टनल 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 सिंड्रोम होगा, ठीक है, टनल सिंड्रोम होगा। ओके, बता भी दो। ठीक।
बल्कि बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके लिए ये है कि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अलोंग देखें गायनियोप्स अलोंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप स्टार्ट कर चुके हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने 2021 एडिशन फर्स्ट स्टेप 1 से कर रहे हैं ना, तो आप इस तरह करें जहां पे टॉपिक आता है ना बेसिक साइंस स्टेप 1 का, उसके साइड पे ना टॉपिक का नाम लिख दें और साइड पे आप लोगों लिख दें कि ये फर्स्ट स्टेप 1 में भी लिखा हुआ है। आपने वहां से भी रीड कर लेना है, यहाँ से भी ये कंपनसेट होता जाएगा, ना कि आप सेपरेट बनाएं। अगर सेपरेट बनाएंगे तो आप एक वो कश्मकश में रहेंगे कि इधर लिखें उधर लिखें, क्या सिनेरियो। इसी को एक सीरीज में लेते जाएं लेकिन साइड पे टॉपिक मेंशन करते जाएं, ठीक है, इसी सीक्वेंस से। ठीक हो गया जी, तो ये जरा